प्रिय विद्यार्थियों, पिछले बार हमने कोशिका तथा कोशिका के अंगक के बारे में पढ़ा था। कोशिका के अंगकों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दी गई थी। अभी हम कोशिका के अंगकों को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वनस्पति कोशिका के सबसे बाहरी जो आवरण होता है, ये वनस्पति कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को जो काला दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। जबकि जंतु कोशिका में, ये जंतु कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका कला कहते हैं। तो आइए हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। आपकी किताब में दिया गया है कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति, यह जो कोशिका भित्ति है, ये वनस्पतियों की कोशिका की सबसे बाहरी आवरण है और यह जो है वो सेल्यूलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। यह सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है और यह कोशिका की रक्षा करती है, कोशिका को मजबूती प्रदान करती है, कोशिका के अंदर बाहर आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण भी करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये किसकी बनी है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की। बाद में इसमें क्यूटिकल इत्यादि अन्य पदार्थ भी जमा होते हैं, लेकिन आपको केवल इतना जानना है कि ये बनी किससे है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की। अब आगे आते हैं दूसरा है प्रसर कला। इसके नीचे, कोशिका भित्ति के नीचे वनस्पति कोशिका में तथा जंतु कोशिका में सबसे बाहर का जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है? प्रसर कला या कोशिका कला। यह लचीला होता है, यह अर्धपारगम्य होता है, मतलब कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देता है, कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने नहीं देता है। जैसे कि अभी हम लोग भोजन खाते हैं, जो ग्लूकोज है वो इसके अंदर चला जाता है, इसको जाने देता है। ऑक्सीजन को इसके अंदर जाने देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर से बाहर आने देता है, लेकिन अब सभी चीज़ों को अंदर बाहर आने नहीं देता है। इसलिए ऐसे आवरण को, ऐसे झिल्ली को जो कुछ पदार्थों को बाहर आने जाने दे और कुछ को रोके, तो उसे बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये जो कोशिका कला है वो अर्धपारगम्य होती है और यह बनी होती है। आप दूसरे पेज पर अगर जाएं तो दूसरे पेज पर यहाँ लिखा है वसायुक्त द्विस्तरों से बनी होती है। द्विस्तर का मतलब यह दोहरे आवरण का बना होता है। यहाँ पर देखिए इसकी संरचना में दिया है, ये एक आवरण ये ऊपर वाला पीला भाग और एक आवरण ये नीचे वाला पीला भाग, ये वसायुक्त दोहरे आवरण का बना होता है और इसके बीच बीच में ये प्रोटीन, यहाँ देख रहे हो प्रोटीन के अणु भी होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो कोशिका कला है वह लाइपोप्रोटीन, वसा का दोहरा आवरण और उसके बीच बीच में प्रोटीन, यानी किससे बना है? लिपिड और प्रोटीन से बने हैं। इसको आप कह सकते हैं वसा तथा प्रोटीन से बना होता है। और यह झिल्ली जो कोशिका कला होती है यह अर्धपारगम्य होती है। ये जो झिल्ली है किससे बनी होती है? वसा और प्रोटीन से बनी होती है। यह कोशिका के अंदर सम स्थिति बनाए रहती है। सम स्थिति का अर्थ ये समझिए कि जैसे हम लोग अगर ठंडी पड़ने लगती है
तो हमको ठंडा लगता है तो शरीर को गर्म रखने के लिए हम क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं। उसी तरह से अगर कोशिका के बाहर कोई परिवर्तन हुआ तो अंदर की जो स्थिति है वो पहले जैसा बनाए रखने के लिए भी यह कोशिका आवरण जो है वो काम करता है। कोशिका आवरण सम स्थिति बनाए रखने का भी काम करता है। आगे देखते हैं हम लोग। अभी कोशिका यहाँ दिया है, इसके गुणधर्म के कारण, देखिए इसके गुणधर्म के कारण पानी, नमक, ऑक्सीजन जैसे अणुओं को ये अंदर जाने देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आने देता है। तो ये कुछ पदार्थों को अंदर जाने देता है और कुछ को बाहर आने देता है, लेकिन सबको ऐसा अलाउ नहीं करता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली कैसे, वो किसे कहेंगे, ऐसी झिल्ली या ऐसा आवरण जो कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने दे लेकिन कुछ को रोके, तो ऐसे झिल्ली को या ऐसे आवरण को अर्ध पारगम्य कहेंगे। जो कोशिका कला है वो भी अर्ध पारगम्य होता है। अब अंदर बाहर जाने देने के लिए दो तरह से पदार्थ अंदर बाहर जाते हैं। एक तो कोशिकीय ऊर्जा का उपयोग करके, कोशिकीय ऊर्जा का उपयोग करके अंदर बाहर आने जाने वाली प्रक्रिया, और दूसरा है बिना कोशिकीय ऊर्जा का उपयोग किए, यहाँ लिखा है कोशिकीय ऊर्जा का उपयोग किए बिना चलने वाली प्रक्रिया। अब कोशिकीय ऊर्जा का उपयोग करके अंदर बाहर जाने वाली प्रक्रिया में दो है। पहला है कोशिकीय भक्षण, कोशिकीय भक्षण और कोशिकीय उत्सर्जन। कोशिकीय भक्षण का मतलब कोई भोज्य पदार्थ कोशिका के बाहर से कोशिका के अंदर, ये कोशिका आवरण के थ्रू, इस कोशिका आवरण के थ्रू मतलब इससे होकर जाता है तो उसे कहेंगे कोशिकीय भक्षण। आपको एक उदाहरण यहाँ दिखेगा कोशिका का चित्र बनाते समय, आप अगर बड़ा करके देखें, ध्यान से किताब में देखें तो और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ एक पतली सी मतलब नली दिखेगी, इसका मतलब कि ये जो भाग है ये भोजन का जो कण है यहाँ बाहर से अंदर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोशिकीय भक्षण। इसी तरह से अगर कोई चीज इधर से निकल के इधर जाए, अंदर से निकल के बाहर चली जाए, तो वो कहलाएगा कोशिकीय उत्सर्जन। उसे क्या कहेंगे, कोशिकीय उत्सर्जन। तो कोशिका कला से भोज्य पदार्थों का अंदर आना, बड़े भोज्य पदार्थों का, और जो अवशिष्ट पदार्थ बने हैं, अनुपयोगी पदार्थ बने हैं, उनका कोशिका से बाहर जाना, ये कोशिकीय उत्सर्जन कहलाता है। तो आपको परिभाषा भी लिखने के लिए आ सकती है। कोशिकीय भक्षण किसे कहेंगे, तो भोज्य पदार्थों का कोशिका के अंदर आना वो कोशिकीय भक्षण कहलाएगा। और कोशिका के अंदर बने हुए वर्ज्य पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ जो हम किसी काम के नहीं हैं, उनका बाहर निकलना वह कोशिकीय उत्सर्जन कहलाता है। अगला है, ये दोनों क्रियाओं में, कोशिकीय भक्षण में तथा कोशिकीय उत्सर्जन में ऊर्जा खर्च होती है। यह ऊर्जा कहाँ से ली जाएगी, यह ऊर्जा कोशिका से ही ली जाएगी। यानी कोशिका में जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा की सहायता से कोशिकीय भक्षण और कोशिकीय उत्सर्जन होता है। दूसरा है, कोशिका में अंदर बाहर जाने की विधि है विसरण और परासरण। जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जैसे यहाँ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे छोटे अणु, ये कोशिका के अंदर स्वतः कोशिका कला जो है उनको परमिट करती है, उनको जाने देती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, विसरण या डिफ्यूजन।
आप अंग्रेजी नाम ही ज़्यादा पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि 11वीं में आपको अंग्रेजी नाम ही मिलेगा, डिफ्यूजन। और दूसरा है परासरण। परासरण क्रिया होती है पानी का कोशिका के अंदर और बाहर आना जाना। अधिक अनुपात वाला पानी हमेशा अधिक अनुपात की तरफ से कम अनुपात की तरफ जाता है। पानी जिधर ज़्यादा होगा उधर से कम पानी की तरफ हमेशा पानी बहता है। इस क्रिया को बोलते हैं परासरण। परासरण की अगर परिभाषा आती है तो आप लिख सकते हैं कि पानी अधिक अनुपात वाले पानी की तरफ से कम अनुपात वाले पानी की तरफ प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली के बीच से होकर गुजरना, ये कहलाता है परासरण। जैसे अभी देख रहे हो यहाँ आपको 3 चित्र दिया है। इसमें ये जो आपकी कोशिका कला है ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, पानी इसके बाहर निकल रहा है तो ये क्या कहलाएगा? परासरण। यहाँ पानी अंदर जा रहा है और एक तरफ से बाहर आ रहा है, एक तरफ अंदर जा रहा है एक तरफ बाहर आ रहा है, तो इसे भी क्या बोलेंगे? परासरण। यहाँ पानी दोनों तरफ से अंदर जा रहा है तो ये भी परासरण है। ये 3 स्थिति में होता है। इसको जानने के लिए आओ हम अगले पेज पर चलते हैं। समपरासरी। समपरासरी कहते हैं जब कोशिका के अंदर और बाहर दोनों जगह पानी का अनुपात समान हो तो ऐसे कोशिका को समपरासरी कोशिका कहते हैं, या ऐसे द्रव्य को, कोशिका के अंदर वाले द्रव्य को समपरासरी द्रव्य, समपरासरी कोशिका ही आप कहिए। तो इसमें ऐसा है कि जब कोशिका के अंदर और बाहर पानी का अनुपात समान हो तो उसे क्या बोलेंगे? समपरासरी कोशिका। समपरासरी कोशिका किसे कहेंगे? जब कोशिका के अंदर और बाहर पानी का अनुपात समान हो। दूसरा है अधोपरासरी कोशिका। इसको आइसो का मतलब समझो। आइसो मतलब होता है समान अंग्रेजी में। यहाँ 3 शब्द हैं, तीनों में अगर अंग्रेजी में मीनिंग आता है तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। आइसो मतलब एक समान, हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज़्यादा। हाइपोटोनिक का मतलब होता है जब कोशिका के अंदर, हाइपो माने कम पानी हो और बाहर क्या हो? ज़्यादा पानी की मात्रा हो। तब क्या होगा? बताया था पानी हमेशा किधर जाएगा? ज़्यादा से कम की तरफ। हाइपो का मतलब क्या हुआ? कम। कोशिका के अंदर कम पानी है और कोशिका के बाहर ज़्यादा, तो पानी जो है वो बाहर से किधर जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा, और जिसके कारण जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतःपरासरण। अंतःपरासरण का मतलब अंदर की तरफ पानी जाएगा। यह स्थिति कब होगी? जब बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा और अंदर पानी की मात्रा कम होगा तो पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। इसे अंतःपरासरण कहेंगे और ऐसी कोशिका को हाइपोटोनिक कोशिका कहते हैं। अगला है, आप देखो, ऊर्ध्वपरासरी। हिंदी में नाम याद करना कठिन होगा, इसलिए आप अंग्रेजी में नाम याद करें। हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब अधिक। अब अधिक कहाँ होगा? कोशिका के अंदर। अगर कोशिका के अंदर पानी की मात्रा अधिक है कोशिका के बाहर से, तब किधर जाएगा? कोशिका के अंदर से किधर चला जाएगा? कोशिका के बाहर। तो इसे क्या बोलेंगे? इक्सो ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलेंगे? इक्सोऑस्मोसिस। इक्सोऑस्मोसिस का मतलब कोशिका के अंदर से पानी कोशिका के बाहर जाना। तो यह कब होगा? जब कोशिका के अंदर पानी की मात्रा, पानी का अनुपात अधिक होगा कोशिका के बाहर से। और ऐसी क्रिया में जब पानी अधिक मात्रा में निकल जाता है तो जो कोशिका द्रव्य है वो सिकुड़ जाता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस।
प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं जब कोशिका के अंदर से पानी ज़्यादा निकल जाएगा तो जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य है वो सिकुड़ जाएगा। इस क्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। उदाहरण इसका ये वाली स्थिति है। यहाँ जो ये देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म पीला रंग का भरा था, लेकिन पानी तब निकल गया तो ये साइटोप्लाज्म सिकुड़ गया। तो इस क्रिया को बोलेंगे हम प्लाज्मोलिसिस। तो बच्चों अभी थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो कोशिका के अंदर जो कोशिका अंगक होते हैं उसके अलावा पानी जैसा चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, उसे क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। साइटो या कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसी कोशिका द्रव्य में जो सभी कोशिका के अंगक हैं वो तैरते रहते हैं। अभी आज के लिए इतना ही। अब एक बार फिर से इस वीडियो को देखना और वीडियो को देखकर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना। धन्यवाद।